हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो हम लोग सन जीएस 2011 टाइप फॉर जनरल साइंस के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में 2011 का जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन थे उसको हम लेके आए हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्फेयर्स विल रोल डाउन एज इंक्लाइंड प्लेन स्लोएस्ट। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे, उसमें क्या आपको समझने की ज़रूरत है कि इस तरह का कुछ, मान लीजिए कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। ये इंक्लाइंड प्लेन पे आपको, इंक्लाइंड प्लेन का मतलब होता है कि कुछ डिग्री का एंगल होगा बेस के साथ, ठीक है। ये आपको समझना है, दैट इज़ इंक्लाइंड प्लेन। अब इसे बता रहा है कि स्फेयर हमें यहाँ पे रखना है, स्फेयर हमें रखना है, ठीक है। स्फेयर रखना है, हमें बताना है कि यह स्फेयर सबसे स्लोएस्ट कब होगा, सबसे स्लो कब होगा। देखिए यहाँ पे एक दो चीज़ें याद रखिए, स्लो या फास्ट। क्या आपको याद रखना है कि स्लो या फास्ट किस कंडीशन पे होगा। दो कंडीशन है, एक है आपका स्लो का और एक कंडीशन है आपका किसका, फास्ट का। देखिए अगर कोई बॉडी स्लो चल रही है, अगर कोई बॉडी स्लो चल रही है तो हम इसकी बात थोड़ा कर ले कि उसके अंदर जो है ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ग्रेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर कोई बॉडी स्लोएस्ट है, अगर कोई बॉडी स्लोएस्ट इंक्लाइंड हो रही है, किसी मतलब स्लोएस्ट मूव कर रही है किसी इंक्लाइंड सरफेस पे, मीन्स उसमें ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर कोई बॉडी फास्ट मूव कर रही है इंक्लाइंड सरफेस पे, तो मतलब है कि इसके पास लिस्ट, मतलब सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। वो भी कौन सी इनर्शिया है, बॉडी को स्टैटिक कंडीशन में रखने का, बॉडी को स्टैटिक कंडीशन में रखने का इनर्शिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इनर्शिया जो होती है वो डिपेंड करता है किस पे, वेट ऑफ बॉडी। और अगर हम देखो यहाँ पे दो से तीन चीज़ हम आपको बता दें, एक यहाँ पे लिखा है सॉलिड कॉपर वॉल, एक ये आंसर हो सकता है। दूसरा देखते हैं, हॉलो कॉपर स्फीयर ऑफ द सेम डायमीटर एज अबव, मतलब हॉलो कॉपर स्फीयर ऑफ द सेम डायमीटर एज अबव विद अ मरकरी टू कंपेंसेट फॉर वेट। देखो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, वेट को कंपेंसेट करने के लिए यूज किया गया है मरकरी। कंपेंसेट करने का मतलब होता है कि वेट को हम कंपेंसेट कर दे, कंपेंसेशन दे दें। कंपेंसेट जहां जहां है वो दोनों आंसर नहीं होगा। अब बचा आपके पास ये और ये, यहां लिखा है हॉलो कॉपर वॉल विदाउट वेट कंपेंसेशन। एक चीज आपको बता दे, ऐसे एग्जाम में हम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स उतनी ज़्यादा हमें नहीं आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट पार्सिमोनियस एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं, मोस्ट पार्सिमोनियस आंसर देने की कोशिश करते हैं।
इस वाले में उन्होंने कुछ ज़्यादा क्लेरिफिकेशन नहीं दिया था, बट यहाँ पे दे रखा है विदाउट वेट कंपेंसेशन। हमें वेट कंपेंसेशन नहीं करना है, बट हॉलो कॉपर बॉल यूज करना है। हॉलो कॉपर बॉल, स्फेयर नहीं, हॉलो कॉपर बॉल यूज करना है विदाउट कंपेंसेशन। जब हॉलो कॉपर बॉल यूज करोगे, ठीक है, तो इस कंडीशन में, ये कंडीशन आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज करेगा कंपेयर टू इसमें। इन दोनों में किसमें ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो ये आपका होगा किसमें, हॉलो कॉपर बॉल में। क्योंकि हॉलो कॉपर बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, तो यह उतना ही स्लो क्या करेगा, मूव करेगा आपका इंक्लाइंड सरफेस पे। तो करेक्ट आंसर इसका होगा डी कि हॉलो कॉपर बॉल विदाउट वेट कंपेंसेशन। चलिए आगे हम चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। वाई वी ओनली सी वन साइड ऑफ द मून बिकॉज, चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। वी लिव इन द नदर्न हेमिस्फेयर, ऐसा नहीं है, हम लोग क्या नदर्न हेमिस्फेयर में, हम लोग सदर्न हेमिस्फेयर में भी तो रहते हैं। तो मतलब हमें छोड़ो, ऐसा अगर हम इस बात को सही माने तो इसका मतलब है कि सदर्न हेमिस्फेयर वाले को पूरा पूरी दूसरी साइड दिखती होगी या पूरा मून दिखता होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं ना, नहीं। अर्थ ग्रेविटी अट्रैक्ट द वन साइड ऑफ द मून मोर स्ट्रांगली। अर्थ की ग्रेविटी जो है वो मून को, पूरी मून एक बॉडी, मून को एज अ बॉडी समझ के अट्रैक्ट करेगी, ऐसा नहीं कि एक फेस को करेगी दूसरे फेस को नहीं करेगी। द मून रेट्स ऑफ रोटेशन एंड ऑर्बिटल रिवोल्यूशन हैपेंस टू बी इक्वल, या दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पे हैं, ये मान लो ये अर्थ है, अर्थ जो है खुद भी रोटेट होती है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे जाके ये मून है, तो मून जो है वो क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ मूव करता है, मान लो इस पाथ पे, ठीक। बट जो मून है वो अपने एक्सेस पे भी रोटेट करता है, तो ये रोटेशन जो उसके खुद के एक्सेस पे है और ये जो रिवोल्यूशन है, ये दोनों इक्वल है। क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ऑर्बिटल रिवोल्यूशन हैपन टू बी इक्वल, मून रेट्स ऑफ रोटेशन, मून का रोटेशन और उसका ऑर्बिटल, ये दोनों इक्वल होने के कारण हमें सिर्फ एक फेस ही दिखाई देता है मून का, दूसरा फेस हमें दिखाई देता ही नहीं है। जिस दिन ये रोटेशन थोड़ा भी डिस्टर्ब होगा उस दिन हमें दूसरा फेस दिखाई देगा मून का, बट दोनों रोटेशन इक्वल है, दैट इज द रीजन कि हम एक ही फेस देख पाते हैं, दैट इज ऑप्टिकल इल्यूजन, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। यहाँ पे उन्होंने पूछा है द स्क्वायर हैज अ साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर, तो हम एक स्क्वायर बना लेते हैं जिससे कि ज़्यादा समझ में आए, दैट इज 1 स्क्वायर, ओके। ये हमारा है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, मतलब जिसमें ये और ये इक्वल है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल वाज द सेम एरिया हैज अ बेस, हमें बताना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, या एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें ए बी और सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि तीनों जो एरिया, तीनों है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जो तीनों साइड है यह जो होता है इक्वल होता है। यहाँ पे क्या था, इसको भी कर लो ए बी सी डी, मतलब ये आपका हो गया स्क्वायर ऑफ दिस साइड। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ द सेम एरिया, इसकी यहाँ पे ये इन्होंने बताया कि इसका एरिया जो है और इसका जो एरिया है वो दोनों सेम है, क्वेश्चन में बता रहा है। अगर हम इसकी एरिया निकालें तो चूंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया जो है वो होगा आपका साइड स्क्वायर ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर मतलब होगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। यहीं पे अगर हम इक्विलेटरल का एरिया की बात करें, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो होता है
√3/4 ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपका एरिया, जहां पे ए क्या है, ए आपका साइड ऑफ द इक्विलेटरल है। हमें क्या बताना है, बेस, बेस इसका क्या होगा, ए होगा, तो हमें ए बताना है। बहुत बहुत सिंपल है। यहाँ पे एरिया जो है वो हमारा स्क्वायर के एरिया के इक्वल है, मतलब ये इक्वल होगा 1 के। देखिए क्या हम करेंगे, √3/4 a² = 1। यहाँ से अगर हम a² लें तो हो जाएगा 4, यहाँ पे आपका √3, तो यहाँ से हो गया a² = 4/√3। तो a हम लेंगे यहाँ से, तो a = क्या होगा, 4/√3। तो ये आपका हुआ बेस। अब देख लीजिए ये कौन सा ऑप्शन है, √4/√3। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। काफी इजी क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स के, इसलिए ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको फोकस इतना करना है कि आप क्वेश्चन को समझ सको और एक बार ट्राई तो करके देखो। अगर आपने सारे वीडियोस मेरे देखे हैं तो डेफिनेटली सारे वीडियो देखने के बाद आपको मैथ से ज़्यादा डर नहीं लगेगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, 2 identical container A and B holds the equal amount of water। ओके, चलिए हम 2 कंटेनर बना दें। That is a container A, that is a container B। Initially the water in the container A is 70 डिग्री। इसका जो वाटर है ये आपका क्या है, 70 डिग्री C। एंड वाटर कंटेनर बी इज अ 30 डिग्री। वाटर कंटेनर बी जो है ये क्या है आपका 30 डिग्री सी है। नाउ वी कूल बोथ कंटेनर इन द सेम रूम। बोथ कंटेनर सेम रूम मतलब इन्वायरमेंट जो है, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो सेम है। विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों में से मतलब नीचे दिए गए कुछ जो कथन है उसमें से कौन सा सही है ये बताना है। उसको बताने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें, क्योंकि यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो ये क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा, क्योंकि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो हमें ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है कि क्या कंसेप्ट है। अगर एक लाइन हमें याद है उसके हिसाब से हम देख लेंगे। अगर हम कूलिंग ग्राफ की बात करेंगे, कूलिंग ग्राफ की बात करेंगे तो कूलिंग ग्राफ जो होता है, अगर आपने फिजिक्स 12th में पढ़ी है तो आपको पता होगा कूलिंग ग्राफ कुछ इस तरह से फॉलो होता है। जहाँ पे जो आपका एक्स एक्सेस है, दिस एक्स एक्सेस सेज टाइम, और ये होता है आपका टेम्परेचर। तो टाइम और टेम्परेचर के बीच का ये है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर टेम्परेचर आपका क्या है ज़्यादा है तो कूलिंग टाइम आपका क्या होगा, कम होगा। अगर टेम्परेचर कम है तो कूलिंग टाइम क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। टेम्परेचर और कम कर दो तो कूलिंग टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर टेम्परेचर को और कम कर दोगे तो कूलिंग टाइम और ज़्यादा होगा। मतलब टेम्परेचर और कूलिंग टाइम में इनवर्सली रिलेशन है। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, कूलिंग ग्राफ। तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कूलिंग टेम्परेचर और टाइम में क्या रिलेशन है, तो टेम्परेचर और टाइम में इनवर्सली रिलेशन होता है, मतलब डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, इनवर्सली रिलेशन है। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो जल्दी कूल होगा कंपेयर टू जिसका टेम्परेचर कम है उसके कंपेयर में। तो अगर ए और बी में हम बात करें कौन जल्दी कूल होगा, तो इसका जो कूलिंग है, ये जो कूल है, ये जो है जल्दी फास्ट होगा, ये क्या होगा आपका स्लो होगा। ठीक है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो जल्दी कूल होगा कंपेयर टू जिसका टेम्परेचर कम है। कैसे आपको याद रखना है, इस ग्राफ को आप याद रखें। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए कि टेम्परेचर और टाइम में, कूलिंग टाइम और टेम्परेचर में इनवर्सली रिलेशन है। टेम्परेचर ज़्यादा है कूलिंग टाइम कम लगेगा, और टेम्परेचर कम है कूलिंग टाइम ज़्यादा लगेगा। आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तब जाके फिजिक्स में या केमिस्ट्री में किसी में भी जाके ये जो कूलिंग टेम्परेचर है, थर्मोडायनेमिक्स के जो चैप्टर है उसमें जाके आप इसे रीड कर सकते हैं, आपको रीज़न पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ट्रू क्या होगा, द वाटर इज अ कंटेनर ए
कूल्स फास्टर देन द कंटेनर ऑफ बी। इस ग्राफ को अगर आपको पता है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम आपका निकल जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं। द मंकी एक्सपीरियंसेस फियर द फर्स्ट टाइम इट सी अ स्नैक, दिस इज बिकॉज सांप को देखने पे मंकी जो है पहली टाइम सांप को देखा और मंकी को फियर एक्सपीरियंस हुआ। हमें बताना है रीजन। याद रखिएगा बायोलॉजी और इवोल्यूशन, खास करके बायोलॉजी में इवोल्यूशन को कभी भी हम डिस्कस करते हैं तो इवोल्यूशन को डिस्कस करने में सबसे 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 ज़्यादा अगर कोई चीज़ हम फोकस करते हैं तो वो फोकस पॉइंट होता है पार्सिमोनियस एक्सप्लेनेशन की। मतलब सबसे सूटेबल और सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है, ये हमें ध्यान देना होता है। ठीक है, तो हम चलते पहला देखते हैं। मंकी हैज लर्न टू अवेयर ऑफ स्नैक फ्रॉम इट्स पेरेंट्स। यहाँ पे इन्होंने लिखा है फर्स्ट टाइम देखा गया है। अगर यहाँ पे पेरेंट्स उसको लर्न कराते तो सांप दूसरे टाइम में देखता, तो ये तो हो ही नहीं सकता इसका आंसर। द मंकी इज फ्राइटेंड बाई एनी नोवल एक्सपीरियंस, नहीं हो सकता है बट मोस्ट पार्सिमेनियस नहीं है। द मंकी लॉजिकली डिड्यूस दैट स्नैक मस्ट बी डेंजरस। पहला अटेम्प्ट है ना, पहला अटेम्प्ट है तो डिडक्शन कैसे? डिडक्शन के लिए हमारे पास प्रेमिसेस होनी चाहिए। प्रेमिसेस मतलब होता है हमारे पास पहले से डेटा होना चाहिए। अगर हमारे पास पहले से डेटा नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं कि दैट इज अ डेंजरस। इन तीनों को जैसे आप एलिमिनेट करोगे आपके पास ऑप्शन आया नेचुरल सिलेक्शन हैज लीड्स टू द मंकी हैविंग एन इंस्टिंक्टिव फियर ऑफ स्नेक। मतलब पॉपुलेशन में वही मंकी सिलेक्ट हुए थे नेचर के सिलेक्शन के थ्रू। जब मंकी और सांप का इंटरेक्शन हुआ था तो वही मंकी सिलेक्ट हुए थे जो जिनके पास सांप का डरने का जीन था। तो दैट इज अ रीजन कि उनको जेनेटिकली मिल गया है। वो लर्नड बिहेवियर ना होके क्या हो गया, उनका इनेट बिहेवियर हो गया है। और इनेट बिहेवियर क्यों है? क्योंकि उनके जो प्रोजनी हो रहे हैं, उनके जो पेरेंट्स रहे हैं, उनके पास यह एक बिहेवियर था। मतलब ये उसमें वही सेलेक्ट हुए थे नेचर में जिनके पास यह बिहेवियर, फियर ऑफ स्नेक का बिहेवियर पहले से था। दैट इज द रीजन कि नेचुरल सिलेक्शन ने वहाँ पे काम किया, उनको सेलेक्ट कर लिया। जिनको पास नहीं था उनको सांप ने काटा और वो मर गए, तो उनका प्रोजनी आगे आया ही नहीं। दैट इज द रीजन कि पहले अटैम्प्ट में भी सांप देखता है, मतलब मंकी अगर सांप को देखता है तुरंत वो दूर भागता है, क्योंकि उनका वो इनेट बिहेवियर है। मे भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो क्वेश्चन आपको इसमें मज़ा आ गया बिल्कुल कि यार सर क्या आपने समझाया, अगर ऐसा कुछ फीलिंग आई है तो आप उसको भी नीचे कमेंट कर सकते हो। ओके, बाय बाय एंड ऑल्सो चेक आउट द another video which is already uploaded by me on this channel. Also check out the morning dose, that is very helpful for you to solve the some mathematical questions and also some cell biology stuff. So go and check out that videos also. Bye bye.